हेलो राज। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आज पहली बार ऑन टाइम। हाँ जी सर। ओके। हाँ, सो हमने लास्ट कहाँ तक कर लिया था? कोई डाउट उससे रिलेटेड? सर कोई डाउट नहीं है, सच लास्ट हमने हाँ, वेरियस यूनिट कर शेप लिया था के फिर। लिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था। हाँ जी सर। रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था अलग अलग शेप ऑफ कंडक्टर के लिए। जी सर, स्फेयर कर रहे थे हम, स्फेयर के बाद। ओके, इसके बाद हम एक नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं कि सिंपली रेजिस्टर कहते किसको हैं, उसको बनाते कैसे हैं। तो आप बोलिएगा रेजिस्टर कोई भी सब्सटेंस जिसके पास कुछ मेजरेबल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफरिंग हो तो उसको हम रेजिस्टर बोलते हैं। ठीक है। जैसे कंडक्टर होता है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, इसलिए उसको हम रेजिस्टर नहीं बोल सकते। तो रेजिस्टेंस का मतलब अ सब्सटेंस हैविंग measurable amount of resistance offering। अब ये रेजिस्टर बनाते कैसे हैं? ठीक, तो मेनली हमें दो तरह का रेजिस्टर पढ़ना होता है। एक बोलते हैं हम लोग वायर बाउंड रेजिस्टर, ठीक, और एक दूसरा बहुत फेमस विच इज कॉल्ड कार्बन कोर। अभी देखिए होता क्या है दोनों। ठीक, वायर बाउंड रेजिस्टर में हम कुछ अलॉयज लेते हैं। ठीक, उन अलॉयज को कन्वर्ट करते हैं वायर में, एंड वायर को किसी भी इंसुलेटेड सुटेबल सिलेंड्रिकल बेस के ऊपर रैप कर देते हैं। ठीक, जिसे आपने देखा होगा रियोस्टैट, देखा है? जी सर। रियोस्टैट में बेसिकली क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल बेस होती है, उसके ऊपर वायर बाउंडेड होती है सर्कुलर फॉर्म में। ठीक, एंड उसके हिसाब से जैसे जैसे मैं उस पर्टिकुलर स्लाइडर को आगे या पीछे शिफ्ट करता हूँ तो उसकी लेंथ वेरी करती है, उसके हिसाब से उसका रेजिस्टेंस क्या करता है, चेंज करता होता है। क्योंकि हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। आया समझ? जी सर। तो हम यहाँ पे जो अलॉयज लेते हैं, ठीक, कुछ फेमस अलॉयज जैसे पहला मैंगनाइन। ठीक, इसमें कॉम्पोजिशन होता है कॉपर का, मैंगनीज का एंड निकल का। तो ये कभी कभी कॉम्पोजिशन पूछ सकता है आपसे। ठीक, दूसरा होता है मेरे पास कॉन्स्टेंटाइन। ठीक, इसके अंदर कॉम्पोजिशन होता है सिर्फ कॉपर एंड निकल। ठीक, एंड तीसरा होता है मेरे पास माइक्रोम। इसके अंदर कॉम्पोजिशन होता है निकल, आयरन, क्रोमियम। ठीक, तो तीन फेमस अलॉयज जिसके बेस पे हम वायर बाउंड रेजिस्टर डिफाइन करते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट होता है मेरे पास कार्बन कोड रेजिस्टर। तो हम उसमें क्या करते हैं, कार्बन का पिगमेंट लेते हैं एंड उसके अंदर सुटेबल इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, एंड उसके यूज करके हम अलग अलग रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं या फॉर्म करते हैं। फिर उसको रीड आउट करने के लिए उसके लिए हम एक गिवन सीक्वेंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसको रीड आउट कैसे किया जाए, तो उसके लिए सीक्वेंस क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, सपोज कर लीजिए आपके पास कोई भी एक सुटेबल बेस है, ठीक, सिलेंड्रिकल बेस। इसके ऊपर अलग अलग सेगमेंट्स हो सकते हैं स्ट्रिप की। ठीक, एक स्ट्रिप हो सकती है यहाँ पे किसी एक कलर की, एक स्ट्रिप हो सकती है यहाँ पे किसी एक अनदर कलर की, फिर नेक्स्ट यहाँ पे, एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे। ठीक, मतलब इस पर्टिकुलर कार्बन कोड रजिस्टर में ठीक चार डिफरेंट स्ट्रिप होती है। फर्स्ट एंड सेकंड, इस पर्टिकुलर स्ट्रिप को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट बैंड। थर्ड स्ट्रिप होती है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर, एंड जो फोर्थ स्ट्रिप होती है उसको बोलते हैं हम लोग
टॉलरेंस जो एरर को डिफाइन करता है। तो अगर मैं इसके बेस पे उसके रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो उसको रीड आउट कैसे करते हैं तो मैं आपको वो बताता हूँ। तो रेजिस्टेंस इन दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट इज रीड आउट एज, ये सिग्निफिकेंट बैंड स्टार्ट होता है 2 डिजिट है, तो स्टार्ट होगा 00 से लेके 99 तक रेंज कर सकता है, ठीक। टाइम्स जो मल्टीप्लायर में है वो डिफाइन करता है 10 के पावर को, एंड जो टॉलरेंस है वो डिफाइन करता है एरर को, विच इज प्लस माइनस y%, ठीक। तब इसको यूज करके या इस तरह से डिफाइन करके हम उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जो उस कार्बन कोड का बना है उसको रीड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक टर्म डिफाइन करता है सिग्निफिकेंट बैंड, ये जो मल्टीप्लायर है वो इस पार्ट को डिफाइन करता है, ये जो टॉलरेंस है वो इस पार्ट एरर को डिफाइन करता है। तो ये मेरे पास पूरा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करता है इन टर्म्स ऑफ ओम। ये समझ आया? जी। अब इसमें सीक्वेंस क्या क्या हो सकता है उस पर्टिकुलर कलर का, एंड उसको कौन कौन सा नंबर असाइन करते हैं, उसके लिए एक गिवन सीक्वेंस होता है। उसको रीड आउट करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट रूल सिखाता हूँ, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको रूल सिखाता हूँ कैसे होगा। सर एक बारी वो रिपीट कर दो जो अलॉयस के नीचे आपने लिखा है। अलॉयस के नीचे पहला है मैग्नाइन मैग्नाइन। कॉपर। हाँ, मैंगनाइन, MANGANIN। दूसरा सर लिखा फिर है उसके बाद कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन, CONSTANTAN। धन्यवाद। बस सर जी नाइक्रोम, मुझे बताओ। these are made by molding carbon with suitable binding agent, एंड उसको रीड आउट करने के लिए उसको अलग अलग कलर असाइन किया जाता है। जी सर। डन। एक मिनट से मैंने वो लाइन नहीं लिखी बस पर वाले। कल से। ओके, अब इस सीक्वेंस को रीड आउट करने के लिए एक मैं स्टेटमेंट सिखाता हूँ। देख इसमें है क्या, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन had very good wife wearing gold, silver
and no color jewelry. आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। या इसको दूसरे सीक्वेंस में भी याद रख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। से मेरा लैपटॉप बंद हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी ओके, सर। सो हमने यहाँ पे डिफाइन किया एक स्टेटमेंट, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर ज्वेलरी। तब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम नंबर असाइन करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट कीजिए 0 से, तो ये मेरे पास हो जाएगा 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तब मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की जो नंबर है, ये दो टर्म को डिफाइन कर सकता है, एक सिग्निफिकेंट बैंड में एंड दूसरा मल्टीप्लायर। इन दोनों टर्म की वैल्यू यहीं से डिफाइन होती है। उसके बाद जो बच गया उसको बोलते हैं हम एरर और टॉलरेंस। ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक टॉलरेंस को डिफाइन करता है, ठीक। क्योंकि हमने डिफरेंस के बाद ही करा ना। ये टर्म इसी पर्टिकुलर को रीड आउट कैसे करते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ओके सर। तो ये मेरे पास गोल्ड 5% एरर डिफाइन करता है, सिल्वर 10% एंड नो कलर 20%। तो ये मेरे पास परसेंटेज के टर्म में वो एरर कितना शो करेगा वो डिफाइन करता है। अब मैं उसको कलर असाइन करता हूँ, कौन कौन सा कलर हो सकता है। फर्स्ट जो मेरे पास बी है वो ब्लैक को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड बी ब्राउन, देन रेड, देन ऑरेंज, देन येलो, देन ग्रीन, ब्लू, violet,
ग्रे एंड व्हाइट। आई बात समझ? जी सर। तो कोई भी सीक्वेंस अगर गिवन हो उसके अकॉर्डिंग बस नंबर असाइन कीजिए एंड देन उसके बेस पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक, फाइंड रेजिस्टेंस। ठीक, अभी लास्ट ईयर जेई में क्वेश्चन पूछा था, एक सीक्वेंस दे रखा था, उसके हिसाब से उसने कहा सपोज कर लीजिए आपके पास सीक्वेंस वॉयलेट, रेड, ब्राउन एंड सिल्वर। ठीक, तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा वो कैलकुलेट कीजिए। तो किसी भी सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, पहले जो दो कलर दे रखे हैं उसको अलग कर लीजिए, वो सिग्निफिकेंट बैंड को डिनोट करेगा। थर्ड वन डिफाइन करता है टॉलरेंस को, मतलब मल्टीप्लायर को, एंड फोर्थ वन डिफाइन करता है टॉलरेंस या उसी चीज को बोलते हैं एरर को। ऐसे कर सकते हैं। युवराज, जी सर। ऐसे कर सकते हैं। कोई हाँ भी जी कलर सर। दे रखा हो, अब देखिए पहला वॉयलेट किस पर्टिकुलर नंबर पे है, रेड किस नंबर पे है, वो देखिए। वॉयलेट किस पर्टिकुलर नंबर पे है, सर 7th। तो इसको लिखिए 7। फिर उसके बाद और रेड किस नंबर पे है, सेकंड। तो 2। उसके बाद मल्टीप्लाइड 10 के पावर में जाता है ये पर्टिकुलर थर्ड नंबर, चूंकि मल्टीप्लाई में होता है। ब्राउन किस नंबर पे है, सर सेकंड। ब्राउन फर्स्ट पे है, क्योंकि अच्छा स्टार्ट हाँ जो नंबरिंग सॉरी है वो फर्स्ट 0 से जी स्टार्ट सर। है, तो यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद प्लस माइनस एरर, सिल्वर कितना परसेंट एरर डिफाइन कर रहा है, 10%, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन ओम। तो आपका आंसर ऐसे भी लिखा हो सकता है, या नहीं तो कभी कभी आंसर वो जो परसेंटेज है वो उस पर्टिकुलर टर्म का परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये पूरी वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 720 प्लस माइनस, अगर मैं इसका 10% कैलकुलेट करूंगा कितना आ जाएगा, 72। तो ये मेरे पास पूरा ओम कुछ इस तरह से भी डिनोट होता है। आया समझ? 120 कैसे बन गई सर ये? फर्स्ट दो जो डिजिट हैं वो सिंपली नंबर लिखते हैं। अच्छा। ओके सर। थर्ड वन क्या है मेरे पास, मल्टीप्लायर जो उसके साथ मल्टीप्लायड में आता है, तो कितना मेरे पास क्या है मल्टीप्लायड में, 10 की पावर 1 मतलब 10। तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 720। ठीक, फोर्थ वन क्या बताता है, एरर को प्लस माइनस, सिल्वर कितने परसेंट डिफाइन करते हैं, 10%, यहाँ पे 10% प्लेस कर दीजिए। या तो आपको आंसर परसेंटेज गिवन होगा, या नहीं तो जो गिवन मेरे पास वैल्यू आई है उसका 10% निकाल के यहाँ पे लिखा होगा। तो आंसर आपको इस टर्म में भी लिखा हो सकता है, इस टर्म में भी आंसर लिखा हो सकता है। आया समझ? युवराज,
हाँ युवराज। जी सर, लाइन हेलो। चली गई थी। अच्छा 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 ठीक। कुछ न कुछ होता रहता सर। हाँ, सो ये क्वेश्चन समझ आया। हाँ जी सर, क्वेश्चन समझ आ गया, 1 मिनट से मैं नोट ही कर रहा था इसे। ओके ओके। सर क्या कहते हैं, अच्छा, गोल्ड सिल्वर नो कलर, ओके सर। डन सर। ओके। किसी भी कार्बन कोड में सर 720 प्लस माइनस के बाद हमने क्या लिखा है, 72 प्लस माइनस हाँ, 72। मतलब 10% को मैंने कन्वर्ट कर लिया रेजिस्टेंस के टर्म में, तो उसको 720 का 10% कितना होगा, 722 होगा ना, जी सर। इसलिए। डन। जी सर। ओके। किसी भी कार्बन कोड में मिनिमम 3 बैंड हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 बैंड हो सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में चौथा बैंड नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो मतलब एरर नहीं गिवन होगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूँ आसान आसान से, आप कन्वर्ट करके बताइए। ठीक। कन्वर्ट इनटू कलर कोड। पहला, अगर आपको दे रखा हो 7.2 into 10 to the power 4 ohm. If 30 volt is applied across carbon core resistor having sequence blue, black and yellow, find current. कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की।
युवराज सॉल्व हुआ? जी सर, एक मिनट। देखिए फर्स्ट में आपको क्वेश्चन दे एक रखा है। मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट। सर वायलेट, रेड, येलो। कैसे किया आपने? 7.2 है इंटू 10 टू द पावर 4। यहाँ पे डेसिमल जी सर। हटाइए और इसको नंबर नॉर्मल लिखिए। 7 2 इन 10 टू द पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, तो सर ये हो जाएगा ये क्या वॉयलेट, कहते हैं, वायलेट, रेड, रेड, ऑरेंज। ऑरेंज। ठीक है, दूसरा वाला कैसे लिखेंगे? दूसरा सर 5 ओम है ना, तो हम्म 5 ओम इंटू 10⁻⁴। मुझे दो सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, so we can write it as 0.5 into 10 to the power 0. हाँ जी सर। ओके, सेकंड तो, क्वेश्चन करिए। तो सर ये हमारा हो गया ब्लैक, हम्म ग्रीन, हम्म फिर से ब्लैक। हम्म तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। हम्म ब्लू, ब्लैक एंड येलो। ब्लू, ब्लू 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 ब्लू, 6। तो सर ये हो गया 6 0 एंड येलो। सर इसमें कुछ मिसिंग है। तीन हो सकता है, चौथा नहीं हो सकता। चौथा नहीं दे रखा है तो हम एरर नहीं लेते। ठीक है, मिनिमम मुझे 3 बैंड की जरूरत पड़ती है। तो पहला हो जाएगा 6, दूसरा हो जाएगा 0 60, थर्ड वन मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4। ओ, आया समझ? जी सर। तब यहाँ से करंट कैलकुलेट कर लीजिए। करंट इज वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। So voltage is 30 divided by resistance is 6 into 10 to the power 4. या इसको लिख सकते हैं 5 into 10 to the power -5 एम्पियर। या इस चीज को लिख सकते हैं 50 माइक्रो एम्पियर। आया समझ? जी सर। लिख लिया आपने? डन सर। तो यहाँ तक हमारे पास मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट उस पर्टिकुलर टर्म के लिए डिफाइन कर रहे थे अब तक। अब डिफाइन करते हैं एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट और उसको माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट, ठीक, इस पर्टिकुलर करंट से रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफाइन करते हैं हम लोग elementary description of current। ठीक, मान लीजिए आपके पास कोई एक कंडक्टर दे रखा है। ठीक है, इस तरह मैंने एक टर्म आपको सिखाया था कि अगर मेरे पास कोई कंडक्टर हो, अगर इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाइड अभी नहीं हो, ठीक, तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा या नहीं होगा?
इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना हो रही हो तो सर नहीं होगा। मैंने कहा था होगा। हमने एक टर्म पढ़ा था लास्ट ईयर, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर, तो उसकी वैल्यू होती है 3/2 kb इंटू टी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स kb टी। ठीक, तो अगर मान लीजिए रूम टेम्परेचर अभी 27 डिग्री सेल्सियस, तो उसको कन्वर्ट करूं तो वी हैव 300 केल्विन। इस वैल्यू को पुट करूं, हाफ हाफ कैंसिल आउट, तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो हो जाएगा 3। केबी की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23। टेम्परेचर 300 केल्विन डिवाइड बाय मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक, एंड इस पूरे का रूट अंडर, तो वो इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से क्या करता होगा, मूव करता होगा। आया समझ? जी सर। ठीक है, ये अप्रॉक्स 10 टू द पावर 5 के करीब आता होगा। ठीक है, मतलब इतनी पर्टिकुलर स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की, किसकी वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर। तो मैं बोल सकता हूँ कि हर ऑब्जेक्ट अगर रूम टेम्परेचर पे है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रेस्ट में नहीं होता, मूवमेंट करता होता है। या मैं इसका दूसरा इम्पैक्ट ये भी बोल सकता हूँ कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा, तो उस मोशन की वजह से उसकी एनर्जी है, एंड उस एनर्जी की वजह से टेम्परेचर है, इसीलिए उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर क्या होता है, इक्वल होता है। आया समझ? जी सर। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन अगर मूवमेंट कर रहा है तो फिर भी कोई करंट कंस्टिट्यूट क्यों नहीं करता। तो आप बोलिएगा कि किसी भी एक गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया को लीजिए, ठीक, कुछ ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ में क्या करता है, मूवमेंट करता होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स लेफ्ट जाता होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टुवर्ड्स राइट जाता होता है किसी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया पे, so that कि net flow of charge through a given cross section area कितना होता है, जीरो होता है। अगर मैं कोई given cross section area ले लूं, कोई given cross section area मैंने ये ले लिया, तब इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में देखूं कि करंट का फ्लो किस किस तरह से है। तो देखिए, इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रॉन था, उसका मूवमेंट पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, zigzag path। एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम कुछ अनदर इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूवमेंट करता होगा इस तरफ, इस तरफ। तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, जीरो बोल सकते हैं। जी सर। ठीक, इसीलिए वहां पे कोई करंट कंस्टिट्यूट नहीं होता। आई बस समझ? जी सर। तब यहाँ से डिफाइन करते हैं, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सब्सटेंस या इन अ कंडक्टर ड्यू टू थर्मल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, या ड्यू टू टेम्परेचर इन zigzag path, so that net flow of charge through any cross section is zero। इसीलिए कोई करंट कंस्टिट्यूट नहीं होता। यहाँ पे बात समझ में आई? जी सर। अब उन इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं वेलोसिटी अज्यूम कर लूं, इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 u3 सो ऑन टू un, तब उन पर्टिकुलर वेलोसिटी की भी एवरेज अगर मैं टर्म डिफाइन करूं, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, तो ये टर्म भी कितना हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन टू un डिवाइड बाय n, तो ये भी कितना होता है, जीरो होता है। आया समझ? जी सर। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, पहले इसको नोट डाउन कीजिए।
डन सर। अब मैं इस पर्टिकुलर कंडक्टर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं तो क्या इम्पैक्ट होगा, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए सर इस चार्जेस पर्टिकुलर लाइन हो जाएंगे, एक तरफ चार्ज फ्लो हो जाएगा तो करंट फ्लो कर जाएगा। तो मेरे पास पहले जैसे मेरे पास जो पाथ था, मैं उसको डिस्क्राइब करूं इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक, ये मेरे पास पाथ पहले ऐसे था। पोलराइजेशन हो जाएगी ना सर। अच्छा, पोलराइजेशन हो जाएगी, देखते हैं क्या होगा। ये मेरे पास पाथ जो इनिशियल पाथ था इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ इस तरह। अब मैंने जी। जैसे ही क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई सपोज कर लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल, ये मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल, तब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है। तब मेरे पास ये जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें अब दो तरह का मोशन होगा। एक होगा ड्यू टू टेम्परेचर एंड एक दूसरा होगा ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो दोनों की वजह से जो उसका रिजल्टेंट पाथ है वो अब जिगजैग नहीं होता, वो अब पैराबोलिक हो जाता है। इसीलिए पाथ बिकम्स पैराबोलिक लाइक दिस वे। आई बात समझ? ओके सर। ठीक, तो वो इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर पाथ के अलॉन्ग क्या करता है, मूवमेंट करना शुरू करता है। इनिशियली वो इस पॉइंट पे था, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक एक्चुअली उस इलेक्ट्रॉन में नेट शिफ्ट हुआ, तो उसको बोल सकते हैं नेट शिफ्ट। और यही नेट शिफ्ट उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए पर यूनिट टाइम उस क्वांटिटी को हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आया समझ? जी सर। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ external electric field, electron moves both due to temperature as well as external electric field. Just a minute. मैं 1 मिनट में आया, ठीक है? यस। हेलो, जी सर। वो बारिश बहुत तेज होने लगी। ओके, सो हमने डिफाइन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन मूव बोथ ड्यू टू टेम्परेचर एज वेल एज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, so their path becomes parabolic. ठीक, तब ये इस पर्टिकुलर मोशन में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन नेट शिफ्ट करता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। ठीक, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। ऐसा समझ? तब जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी से वो शिफ्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर्टिकुलर टर्म को एक नाम डिफाइन करते हैं व्हिच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से डिफाइन करते हैं द एवरेज velocity with which electron shifts in a conductor
in the presence of external electric field is called drift velocity. यहाँ पे बात समझ में आए? हेलो, हेलो। लाइट चली गई। अच्छा, अब ठीक है? हाँ जी सर, अब परफेक्ट।
एक मिनट तो मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी नोट करा था। ओके, पहले समझ लीजिए एक चीज और इससे वेलोसिटी, पहले। हम्म, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे अगर इसमें डायग्राम में शो करनी हो तो कहाँ करेंगे? ये जो नेट शिफ्ट हो रहा है पर यूनिट टाइम, उस पर्टिकुलर टर्म को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब नेट शिफ्ट हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। हाँ, मैंने सर ओके। अब मैं यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेस पे डिफाइन कर सकता हूँ कि इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कंस्टिट्यूटिंग करंट। ठीक है, जी सर। इट इज द ड्रिफ्ट velocity which is responsible for constituting current। अब यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है आपसे, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे 2-3 टर्म डिफाइन किया। पहला, थर्मल वेलोसिटी की वजह से मेरे पास इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू टेम्परेचर वो मेरे पास 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड इस रेंज में होता है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस पर्टिकुलर ड्रिफ्ट, तो उसको बोलते हैं वीडी। ये अप्रॉक्स mm में होता है, ठीक। 1 mm 2 mm इस रेंज में होता है। तो इस टर्म में मैं बोल सकता हूँ 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये तो वैल्यू बहुत छोटी है जो करंट को रिस्पॉन्सिबल है कंस्टिट्यूट करने के लिए, बट फिर भी जैसे ही स्विच ऑन करते हैं बल्ब ग्लो कर जाता है, चाहे वायर कितनी भी लंबी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सवाल पूछता है इतना फास्ट कैसे? फिर कैसे? कुछ सोचिए आप जरा, कैसे हो सकता है? कभी आप ट्रेन में सफर किया है? क्योंकि सर क्या कहते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है वो। नहीं, ऐसा नहीं। तो उसकी वजह से क्या होगा? स्पीड तो सेम ही रहेगी ना। स्पीड चाहे सेम डायरेक्शन मूवमेंट करे अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट करे। देखिए होता क्या है, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो जस्ट इलेक्ट्रॉन को इनिशिएट कराता है मूवमेंट करने के लिए। तो मान लीजिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन पहले किसी पॉइंट पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मैंने दिया तो वो अपने पोजीशन से शिफ्ट करता है, ठीक, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे ही शिफ्ट करता है तो वो नेबरिंग पार्टिकल के साथ, नेबरिंग इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करता है, एंड ड्यूरिंग कोलिजन वो अपनी एनर्जी अगले वाले इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। और ये प्रोसेस चलता रहता है ऑल ऑफ अ सडन, और बहुत हाई वेलोसिटी से, अप्रॉक्स स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। इसीलिए ऑल ऑफ अ सडन करंट क्या कर जाता है, फ्लो कर जाता है। आई समझ युवराज? तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो रिस्पॉन्सिबल है करंट कंस्टिट्यूट करने के लिए, वो सिर्फ इनिशिएट कराता है, बट एक्चुअली में जो करंट फ्लो होता है वो किसके बेस पे? मल्टीपल कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, एंड उसकी स्पीड एनॉर्मस हाई होती है, ठीक है। इसीलिए ऑल ऑफ अ सडन बल्ब क्या कर जाता है, ग्लो कर जाता है।
यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब इसके बेस पे अगर एक मैं मिनट ड्रिफ्ट सर। लॉस, सर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्टिट्यूटिंग करंट, डन सर। आपने वो भी रीजन लिख लिया व्हाई ऑल ऑफ अ सडन स्विच ऑन करने से बल्ब ग्लो कर जाता है? नहीं सर, वो नहीं लिखा अभी। वो आप लिखिएगा, drift velocity is responsible for initiating the movement of electron. Later on, electron collides to transfer energy from one part to another and takes place at enormous high speed. That's why on just switching on, bulb glows. Drift velocity helps in initiating the movement of electron. Then later on, electron collides and transfer the energy. Then later electron collide, transferring the energy At enormous high speed. and in high speed. So bulb suddenly glows on switching on. Then sir, अब मैं यहाँ से डिफाइन करूँ कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी के बेस पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी है, सो Vd is simply equals to V1 plus V2 plus so on to Vn divided by n. इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल सकता हूँ। अब यहाँ से एक रिलेशन पूछा जाता है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक, ताकि उसके बेस पे कुछ कैलकुलेशन किया जाए। तो हम टर्म डिफाइन करते हैं, relation between current and drift velocity. देखिए तो इसको डिफाइन कैसे किया जाए। मान लीजिए आपके पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक, इस तरह से। इस कंडक्टर के लिए अपना कुछ लेंथ ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितना L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए A, एंड इस पर्टिकुलर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी Vd। है समझ? जी सर। मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, कोई भी एक गिवन क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, ठीक है, छोटा सा यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की जो विड्थ होगी उसको मैंने L मान लिया, ठीक। तब उस पर्टिकुलर टर्म में ट्रैवल करने के लिए उसके पास टाइम टेकन सपोज कर लीजिए डेल्टा टी है, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ मान लीजिए L है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या अज्यूम किया, पहले मैं वो डिफाइन करता हूँ। कंसीडर कंडक्टर in which electron is drifting at velocity Vd, ठीक। इस पर्टिकुलर कंडक्टर में हम एक टर्म अज्यूम करते हैं n, इसको बोलते हैं हम लोग नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर डेंसिटी n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम।
ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। करंट निकालने का सबसे बेसिक फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, क्या आता था? करंट इज इक्वल टू सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम बोल सकते हैं। जी सर। चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन के बेस पर कैलकुलेट करना हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था क्वांटाइजेशन, Q इज इक्वल टू n टाइम्स E। ठीक, जी सर। तो अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट हो जाए तो उसको E से मल्टीप्लाई कर दिए तो चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा, पर यूनिट टाइम कर दूं तो वहां से क्या हो जाएगा, करंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम। यहाँ से अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करूं तो किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, लिख सकता हूँ। जी सर। ठीक, अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन को देखूं तो इस क्रॉस सेक्शन का वॉल्यूम कितना हो सकता है, एरिया इनटू हाइट, लेंथ। तो हो जाएगा n एरिया इनटू लेंथ। ठीक, मैं इस लेंथ को वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में क्या बोल सकता हूँ, स्पीड इनटू टाइम बोल सकता हूँ। जी सर। कैसे लिख सकता हूँ, अब आपको नंबर पता चल गया कितना हो सकता है। सो यहाँ से अगर मुझे चार्ज कैलकुलेट करना हो तो चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वैल्यू हो जाएगी NeAVD डेल्टा टी, बोल सकते हैं। जी सर। नाउ करंट कैलकुलेट करना था, सो करंट वुड बी इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम, जी सर। चार्ज फ्लोइंग बाय टाइम टेकन। इन दोनों टर्म को वैल्यू पुट कर दीजिए तो चार्ज की वैल्यू मेरे पास है NeAVD टाइम्स डेल्टा टी डिवाइड बाय टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी गेट्स कैंसिल आउट तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए। डन सर। अब देखिए इस पर्टिकुलर करंट का जो रिलेशन आया है, ठीक, उस रिलेशन को देखते हैं कि उसमें कौन कौन से टर्म है, इनका क्या क्या मतलब होता है। ठीक, आपके पास है I इज इक्वल्स टू NeA टाइम्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, इस पूरे टर्म में, ठीक, ये मेरे पास करंट, नंबर डेंसिटी एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों चीजें हमेशा क्या होती हैं, कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं करती। ठीक, चाहे कितना भी वेरी क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट हो, कुछ भी हो, ये सारी चीजें हमेशा कांस्टेंट होती हैं। तो बच गया मेरे पास ये टर्म एंड ये टर्म, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ जी सर, क्योंकि एक तो नीचे जाएगा। जी सर। ऐसा सेम रिलेशन हमने कुछ पढ़ा था वहां पे 11th क्लास में, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करता है किसी पाइप में अगर लिक्विड फ्लो कर रही है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट एनी इंस्टेंट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, जी तो अगर सर। पाइप को स्क्यूज कर दीजिए, दबा दीजिए तो वहां पर वेलोसिटी फास्ट हो जाती है, पाइप को एक्सपैंड कर दीजिए तो वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो ये हो सेम जाता कॉन्सेप्ट डिफाइन करता है किसके लिए, फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल। आई बात समझ? है। जी सर। सो मैं यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, एक टर्म डिफाइन हुआ। इस पर्टिकुलर टर्म को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक, यहाँ तक डाउट? नो सर। जैसे अगर मान लीजिए आपका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसे दे रखा हो, सपोज कर लीजिए कोई कंडक्टर है, उसमें कुछ इस तरह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये मेरे पास है A1, ये मेरे पास है A2, ये मेरे पास है A3। आप उससे पूछेगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू इन तीनों पोजीशन में कैसे रिलेटेड होगी, तो आप सिंपल ये बोलिएगा कि सबसे ज्यादा एरिया किस में है, A2 पे,
उसके बाद एरिया किस पे है? A1 पे, एंड उसके बाद सबसे कम एरिया किस पे है? A3 पे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इस तरह से लिख दीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी V2, ड्रिफ्ट वेलोसिटी V1 एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी V3, एंड इसके नोटेशन को उल्टा कर दीजिए। आया समझ? ये क्या है सर? A3 A1 A2? इन तीनों क्रॉस सेक्शन एरिया को डिफाइन किया है, A1 A2 A3। तो सबसे ज्यादा एरिया किस पे है? तो सबसे ज्यादा एरिया A2 का। उसके बाद A1 एंड सबसे छोटा कौन है? A3। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एरिया अगर ज्यादा होगा तो वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी होगी? कम होगी। कम होगी सर। तो उसके हिसाब से मैंने अरेंज कर दिया। तो मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन कुछ ऐसा होगा। आया समझ? जी सर। ओके। अब इसमें इस रिलेशन में एक टर्म है, यहाँ पे डिफाइंड है n को बोलते हैं हम लोग नंबर डेंसिटी। कभी कभी आपको नंबर डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा, तो उसको कैलकुलेट कैसे करूं, उसके लिए क्या रिलेशन होगा मैं आपको वो डिफाइन करता हूँ। तो पहला होगा कैलकुलेशन ऑफ नंबर डेंसिटी। तो इसके लिए हम एक टर्म पढ़ते हैं हम लोग मोल कंसेप्ट के बेस पे। ठीक, आपने शायद केमिस्ट्री में मोल पढ़ा होगा। ठीक, मोल हाँ की जी सर। 3 डिफरेंट मीनिंग होती है, इन द फॉर्म ऑफ नंबर, एज मास, एज वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल ओवर अवोगाड्रो नंबर। मास के टर्म में लिखूं तो गिवन मास ओवर मोलर मास, एंड वॉल्यूम के टर्म में सिंपली डिफाइन करते हैं। तो इन दोनों टर्म को अगर मैं आपस में इक्वेट कर दूं तो यहाँ से नंबर कैलकुलेट करूं, सो इट वुड बी इक्वल्स टू m ओवर कैपिटल M टाइम्स अवोगाड्रो नंबर। बोल सकते हैं? जी सर। तो ये जो फॉर्मूला एक्चुअली में डिफाइन हुआ किस टर्म को डिफाइन करेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ स्पीशीज, उसको डिफाइन करता है। बट उस पर्टिकुलर कंडक्टर में कोई जरूरी नहीं कि जितना नंबर ऑफ एटम हो उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट करे करंट को। तो इसीलिए हम एक टर्म मल्टीप्लाई करते हैं Z। Z इज नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which is responsible for conduction of electricity। ठीक, मतलब बैलेंस उसको, इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको बोल सकते हैं। तो हाँ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन दिस पर्टिकुलर मटेरियल, तो Z होगा। तो यहाँ से n कैलकुलेट कर लिया हमने। नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो जाएगा गिवन मास इनटू अवोगाड्रो नंबर इनटू Z डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू मोलर मास। यहाँ पे देखिए मास अपॉन वॉल्यूम, इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? सर, मास ओवर वॉल्यूम हमारा हो गया। वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी अच्छा। बोल सकते हैं। जी तो एक जी पूरा सर। टर्म हो जाएगा D डेंसिटी इनटू अवोगाड्रो नंबर इनटू Z डिवाइड बाय मोलर मास। तब मैं इसको यूज करके यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? नंबर डेंसिटी निकाल सकता हूँ। फिर इस नंबर डेंसिटी को पुट कर दीजिए उस रिलेशन में, तो वहां से जो भी अननोन टर्म होगा उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। समझ आया? जी सर। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए एक बार। ठीक, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ आसान सा। सर, एक चीज पूछनी थी। पूछिए। सर, ये हमारा बड़े वाले एन और छोटे वाले एन में क्या फर्क है? बड़ा वाला M मोलिकुलर वेट डिफाइन करता है, मोलर मास एन या एन एटॉमिक। सर, एन। एन यहाँ पे नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल। और नीचे वाले एन? ये N नंबर डेंसिटी, ये नंबर ऑफ पार्टिकल, और हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर रहे हैं। ये जो ऊपर वाले फॉर्मूले में है ना, यहाँ पे करंट के फॉर्मूले में स्मॉल जी n, सर। ये वही है नंबर डेंसिटी। हो गया सर। समझ सर, आया? वो मोल पे हमने तीसरी ब्रांच बनाई थी, उसमें हमने कुछ लिखा नहीं।
वो फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर एंड एसटीपी। तो वो गैसियस के लिए डिफाइन करता है। जी सर। ये तीनों डन नंबर सर। ऑफ मोल्स के फॉर्मूले होते हैं। ओके, अब देखिए इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे कैसे। ठीक, मैं आपको एक आसान सा क्वेश्चन देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई कंडक्टर है, उस पर्टिकुलर कंडक्टर में आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक, मतलब आपको गिवन क्या क्या है मैं आपको वो लिख देता हूँ। मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 60 U, ठीक। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ रॉड दे रखा है सपोज कर लीजिए 1 मीटर, ठीक। एंड इस पर्टिकुलर सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो दे रखा है 5 × 10⁻³ kg/मीटर क्यूब, ठीक। अगर ये कंडक्टर if a current of 16 ampere is constituting through this, and each atom constitute 1 electron for conduction, तब क्वेश्चन पूछता है फाइंड पहला नंबर डेंसिटी, दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड तीसरा टाइम टेकन टू क्रॉस। इस कंडक्टर को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लेगा इलेक्ट्रॉन। कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, सब कुछ गिवन है। विराज सॉल्व हो जाएगा। जी सर, पहला वाला तो हो जाएगा, 1 मिनट सर। सर कैसे होगा ये, मास कैसे निकलेगा इसका? मुझे क्या निकालना है, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू z डिवाइड बाय कैपिटल N। आपको डेंसिटी गिवन है जी सर। 5 × 10⁻³ एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पता है आपको, जी सर। इनटू z कंडक्शन इलेक्ट्रॉन 1 एंड मोलर मास कितना दे रखा है आपको 60। 1 मिनट सर।
6.022 और 12 को काट सकते हैं। सर 6.022 अगर न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में 12 है तो उसको कट कर सकते हैं। इसको अप्रॉक्स आप 6 ही मान लीजिए, ठीक है। मान सकते हैं ना सर? सर 5 into 10 is to power minus 21। -21 मतलब रेज टू पावर, एक मिनट, ट्वेंटी सिक्स हो गया ना, 26, so I mean 25। एक चीज और यहाँ पे है, यहाँ पे जो ये अवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है उसकी यूनिट क्या होती है, कुछ याद है आपको? सर एवोगाड्रो की यूनिट तो कुछ नहीं होगी। पर ग्राम पर मोल, मतलब ग्राम के टर्म में होता है ये टर्म, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल इतना पर ग्राम मोल ऐसा होता है, ठीक है। तो सो केजी में जब कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे 23 नहीं होता, वो 26 हो जाता है, ठीक। तो ऐसे कर लीजिए। अभी पूरी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 28 हो गया अप्रॉक्स, सर। हाँ, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 5 × 10⁻28 एंड पर मीटर की, ऐसे में जी सर। आपको एन कैलकुलेट हो गया। करंट के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, I is equals to NE into VD, ठीक है। जी सर। पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। सर ई की वैल्यू क्या होती है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हाँ सर, वो कितना हो जाएगा वो? 1.6 × 10⁻−19, 16 डिवाइड बाय 5 × 10⁻28, इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 10⁻−19 and area of cross section 10⁻⁻6। सर 8 into 10⁻3, तो ये हो गया 2 into 10⁻−3। So 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, या इसको बोल सकता हूँ 2 mm पर सेकेंड, आया समझ? जी सर। तो अगर यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि 1 मीटर लेंथ को कवर करने के लिए कितना टाइम टेकन होगा, टाइम टेकन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिस्टेंस आपके पास 1 मीटर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 2 × 10⁻³ ये हो जाएगा 1000/2, मतलब 500 सेकेंड्स। इतना लार्ज होगा अगर सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेस पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता होगा तब, बट ऐसा नहीं होता। आया बात समझ? डन? हाँ जी सर। ओके, तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन कर दिया, करंट डिफाइन कर दिया एंड इसके बेस पे ये सारे कॉन्सेप्ट डिफाइन कर दिए, ठीक है। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेस पे अलग अलग रिलेशन भी पूछ सकता है इन सारी चीजें डिफाइन करने के लिए, ठीक है। काम करते हैं, आज क्लास के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट डे एक न्यू कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा विच इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। एंड करंट डेंसिटी के बेस पे जैसे हमने पढ़ा था ना ओम्स लॉ पीछे, B is equals to IR, ठीक है। उस ओम्स लॉ को हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट, या उसी चीज को बोलते हैं स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ।
क्योंकि उसमें वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस तीनों चीजें क्या आती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, तो हम एक न्यू जी टर्म डिफाइन करते हैं विच इज माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट। ठीक, एंड माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट में अगर मैं ओम्स लॉ को डिफाइन करता हूँ तो वेक्टर फॉर्म पर डिफाइन करता है। ठीक, उसमें जो क्वांटिटीज होती है वेक्टर से वेक्टरली रिलेटेड होती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये सारी चीजें